आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे कपल से होती है जिनके चेहरे देखकर ही लगता है कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। दरअसल आज इन दोनों का प्लान है एक ग्रोसरी स्टोर को लूटने का और वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। स्टोर लूटने के बाद भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कैशियर के पीछे रखा एक रहस्यमय बॉक्स उनकी नजर में आ गया। लड़की जिद करने लगी कि बॉक्स खोला जाए, पर कैशियर ने चेतावनी दी कि उसमें वह चीज नहीं है जिसकी उसे उम्मीद है, इसलिए उसे न खोलें। लेकिन लालच के आगे समझ कहाँ टिकती है। उसने बॉक्स खोल दिया और तभी गोली चलने की आवाज गूंजी। सीन कट होता है एक वीरान जंगल की तरफ, जहां एक सहमी हुई अकेली लड़की भटक रही है। ना पता वह कब से भूखी है, ना यह कि उसके साथ अतीत में क्या हुआ। भटकते भटकते उसे एक लकड़ी की झोपड़ी दिखती है और वह तुरंत अंदर घुस जाती है। वहां उसे खाने से भरा एक बैग मिलता है और वह बेचैनी से खाना शुरू कर देती है। तभी बाहर से डरावनी आहट सुनाई देती है। खौफ में वह झोपड़ी के अंदर एक बिस्तर के नीचे छिप जाती है। कुछ ही देर में एक आदमी अंदर आता है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। वह खाना भरा बैग उठाता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। लड़की तब तक छिपी रहती है जब तक खतरा टल नहीं जाता। थोड़ी देर बाद वह वहां से भागने का फैसला करती है, लेकिन अचानक उसी आदमी से टकरा जाती है। उसका नाम टॉम है और हैरानी की बात यह कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि मदद करता है। लड़की, जिसका नाम सेमांथा है, उससे माफी मांगती है कि उसने उसका खाना चुरा लिया क्योंकि वह 2 दिन से भूखी थी। उसकी कार रास्ते में खराब हो गई थी और उसका पति मदद लाने पेट्रोल पंप गया था, पर वापस नहीं आया। संयोग से टॉम की कार भी खराब थी और वह पिछले 3 दिन से वहीं फंसा हुआ था। यह सुनकर सेमांथा घबरा जाती है और अपने पति को ढूंढने जाने का फैसला करती है। टॉम उसके साथ जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता, इसलिए दोनों एक नोट छोड़कर कुछ गर्म कपड़े लेकर झोपड़ी वापस आ जाते हैं। रात होते ही तापमान बहुत गिर जाता है। टॉम उसे कार से लाई हुई कंबल देने को कहता है और खुद जमीन पर सोने की बात करता है। सोने से पहले वह उसे झील का पानी देता है, लेकिन अजीब बात यह कि अगले दिन वह झील वहां थी ही नहीं। सुबह सेमांथा एक बुरे सपने से जागती है और बाहर जाकर देखती है कि एक सफेद बालों वाली लड़की बेहोश पड़ी है। वह उसे झोपड़ी के अंदर ले आती है। उधर टॉम अपनी कार से थोड़ा फ्यूल निकाल रहा होता है ताकि वे दोनों यहां से निकल सकें। बेहोश लड़की को होश आने पर हम पहचानते हैं, वह तो वही लड़की है जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ग्रोसरी स्टोर लूटा था, जोड़ी। लेकिन वह यहां पहुंची कैसे? सेमांथा जब उसे सब बताती है तो जोड़ी उस पर यकीन नहीं करती और गुस्से में झोपड़ी से बाहर चली जाती है। उसी समय दूर से 2 गोली की आवाज आती है, जिससे टॉम घबराकर फ्यूल गिरा देता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वह लौट कर आता है तो सेमांथा के साथ वह अनजान लड़की, यानी जोड़ी, देखता है। जोड़ी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे लड़ाई करके उसे यहां अकेला छोड़ गया और अब उसे घर जाना है। टॉम उसे यहीं रहने की इजाजत दे देता है, बस बदले में कुछ काम करने होंगे। अगले दिन सेमांथा और जोड़ी के बीच अच्छी बातचीत होती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन टॉम को अब भी अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। वह जितनी भी दूर तक जाता है, वापस उसी झोपड़ी पर आ पहुंचता है, मानो यह जगह उसे जाने ही नहीं दे रही। वह घबराकर दोनों लड़कियों को बताता है कि यह जगह ठीक नहीं है। जब बात आगे बढ़ती है तो तीनों को एहसास होता है कि वे अलग अलग दिशाओं से आए हैं। सेमांथा कहती है उसके पति ने बताया था कि यह न्यू हैम्पशायर है। जोड़ी कहती है यह तो डकोटा है, और टॉम कहता है वह लॉस एंजेलस वाले रूट पर था। यह साफ था वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। टॉम फैसला करता है कि अगले दिन सुबह वे लोग जितनी दूर जा सकेंगे जाएंगे, शायद कोई मदद मिल जाए या इस अजीब जगह से निकलने का रास्ता। उस रात टॉम और जोड़ी दोनों एक जैसा अजीब सपना देखते हैं, जैसे कोई उन्हें इंजेक्शन लगा रहा हो। सेमांथा का भी सपना कुछ ऐसा ही था, जिसमें वह दर्द से चीख रही थी। सुबह होते ही तीनों अपना सामान समेटकर चल पड़ते हैं। रास्ते में सेमांथा और जोड़ी के बीच बातचीत होती है, जिसमें जोड़ी अपने अतीत का एक दुख भरा अध्याय खोलती है। उसकी मां उसके जन्म के तुरंत बाद ही मर गई थी और तब से वह अनाथाश्रम में पली बड़ी। बात करते करते अचानक उसके पैर से कोई चीज टकराती है और वह गिर पड़ती है। उसी समय उसकी जेब से पैसों की एक मोटी गड्डी गिरती है। टॉम हैरान रह जाता है और पूछ बैठता है कि इतने पैसे उसके पास कहां से आए। जोड़ी बताती है कि यह उसकी अपनी सेविंग है, जिसे उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जमा किया था, लेकिन जाते समय उसने यह पैसे छीन लिए। सेमांथा की नजर उस चीज पर जाती है जिससे जोड़ी टकराई थी। वह एक लोहे जैसा हैंडल था। टॉम कुल्हाड़ी से उसे तोड़ता है और पता चलता है कि वह दरअसल एक जर्मन बंकर का दरवाजा है।
अंदर पुराने जंगखाने वाले सैन्य सामान और कुछ कैन फूड रखे हुए थे, जिन पर नाजी सेना का निशान बना था। सेमांथा बताती है कि उसके पिता युद्ध में लड़ चुके हैं, इसलिए उसके घर में ऐसे सामान आते जाते रहते थे। टॉम खाने के कैन उठाता है और सब बाहर आते हैं। लेकिन परेशानी यह थी कि थोड़ी दूरी तय करने के बाद भी वे फिर उसी केबिन के पास पहुंच जाते हैं। वे तो सीधी दिशा में चल रहे थे, पर शायद इस जगह के नियम उनके हिसाब से नहीं चल रहे। शाम को तीनों डिनर करते हैं। फिर दोनों लड़कियां अपने अपने मन की बातें साझा करती हैं। जोड़ी ईमानदारी से बताती है कि वह चोरी इसलिए करती है क्योंकि उसके पास कोई और हुनर नहीं है, वह पढ़ी लिखी भी नहीं। सेमांथा जिज्ञासावश उससे वह लूटे हुए पैसे दिखाने को कहती है। जोड़ी खुशी खुशी नोटों की गड्डी दे देती है, लेकिन जैसे ही सेमांथा उन नोटों को देखती है, वह हंस देती है क्योंकि उनके ऊपर 1984 इंच लिखा था। उसके हिसाब से ये पैसे भविष्य के हैं। लेकिन जोड़ी कहती है कि यह उसका वर्तमान वर्ष है। सेमांथा स्पष्ट कहती है कि उसके अनुसार यह साल 1964 चल रहा है। अब मामला और भी उलझ जाता है। दो औरतें एक ही जगह पर दो अलग अलग टाइमलाइन से। तभी टॉम आता है और उससे भी वही सवाल किया जाता है। वह बताता है कि वह 2011 से आया है। यह सुनकर दोनों अपनी अपनी कहानी बताती हैं। टॉम पहले हंसकर बात टाल देता है, लेकिन उनके गंभीर चेहरे देखकर समझ जाता है कि मामला कुछ और ही है। अचानक बाहर गोली चलने की आवाज आती है। वे देखते हैं कि दूर एक अनजान आदमी बंदूक लिए खड़ा है। उन्हें मदद चाहिए होती है, इसलिए टॉम बाहर जाता है और उसे बताता है कि वे मुसीबत में हैं। लेकिन वह आदमी जर्मन भाषा में कुछ बोलता है। टॉम इतना समझ पाता है कि वह उससे कुल्हाड़ी फेंकने को कह रहा है, और वह वैसा ही करता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और तीनों एक कमरे में बंधे पड़े हैं। वह जर्मन आदमी गायब है। अब उन्हें इस बात का यकीन होने लगता है कि शायद वे समय यात्रा के किसी जाल में फंस चुके हैं। थोड़ी देर बाद वह जर्मन लौटता है और सिर्फ टॉम की रस्सियां खोलकर उसे बाहर ले जाता है। वहां उसे बुरी तरह मारता है और एक पेड़ से बांध देता है। फिर वह लड़कियों के पास वापस आता है और पूछताछ शुरू करता है। उसकी नजर जोड़ी के लॉकेट पर पड़ती है और वह सवाल करता है। केवल सेमांथा ही है जो जर्मन भाषा जानती है, इसलिए वह समझाती है कि वह लॉकेट उसकी मां का है और सेमांथा के पास भी ऐसा ही एक लॉकेट है। उस जर्मन सैनिक का चेहरा गुस्से से भर उठता है। वह अपने गले से वही लॉकेट निकालता है और उसके भीतर एक औरत की तस्वीर होती है जो हूबहू सेमांथा की मां जैसी लगती है। अब चीजें और भी डरावनी और उलझी हुई लगने लगती हैं। वह दोनों लड़कियों को बाहर ले जाता है। सेमांथा टॉम से पूछती है कि क्या उसके पास भी ऐसा ही कोई लॉकेट है, लेकिन वह मना कर देता है। इस बीच वह जर्मन आदमी एक बात भूल चुका है। टॉम अपनी रस्सियां खोल चुका था। अगले ही पल वह जर्मन उसी हालत में होता है जिसमें उसने इन तीनों को रखा था। लेकिन तीनों अपने अपने सदमे में डूबे खड़े रहते हैं, क्योंकि रहस्य अब खुलने लगा था। सेमांथा कहती है कि जर्मन सैनिक के पास जो लॉकेट है, उसमें उसकी मां की तस्वीर है। टॉम इस पर विश्वास नहीं करता। तभी जोड़ी कहती है कि तस्वीर वाली औरत उसकी नानी है। यह सुनकर टॉम सन्न रह जाता है। सेमांथा बताती है कि उस जर्मन का नाम हैसमैन है और वही उसका पिता है। चौंकाने वाली बात तब होती है जब सेमांथा जोड़ी से उसकी जन्मतिथि पूछती है। जोड़ी बताती है 3 जून 1964। यह वही तारीख थी जिस दिन सेमांथा की मौत हुई थी, अपनी बेटी को जन्म देते हुए। और वह बेटी कोई और नहीं, जोड़ी ही थी। अब केबिन में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। सब कुछ उलट-पुलट हो चुका है। सेमांथा को जैसे ही पता चलता है कि उसका पति युद्ध में मारा गया था, वह रोते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। बाहर बैठे टॉम से जोड़ी को पता चलता है कि उसकी मां एक चोर थी। उनके पास ऐसा लॉकेट नहीं था, लेकिन टॉम कहता है कि वही लॉकेट उसके घर पर है। वह बताता है कि उसकी मां अपने पति केविन के साथ ग्रोसरी स्टोर लूटती थी, लेकिन एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर दी और उसके जुर्म में फांसी दी गई। यह सच जोड़ी के लिए असहनीय था और वह भी केबिन से बाहर चली जाती है। बाहर बैठी उदास सेमांथा के पास जोड़ी आती है। यह वो पल है जिसमें मां बेटी के बीच एक अजीब, भावुक पहचान जन्म लेती है। लेकिन सेमांथा का दिल टूट चुका है। उसे पता है कि वह अपनी बेटी को जन्म देते ही मर जाएगी, पर उसे सुकून है कि जोड़ी जिंदा है। लेकिन जोड़ी बताती है कि उसके नाना नानी उस पर बेहद अत्याचार करते थे, उसे भूखा रखते थे, इसीलिए उसने बचपन में घर छोड़ दिया। यह सुनते ही सेमांथा रोने लगती है। वह केबिन में दौड़कर जाती है और अपने पिता हैसमैन को सब कुछ बताने लगती है, उसे आजाद करने की कोशिश करती है। टॉम उसे रोकता है,
लेकिन समांथा को यकीन है कि उसके पिता उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही हैंसमैन आजाद होता है, वह अपनी बंदूक और कपड़े लेकर भाग जाता है, और इसी बीच समांथा को फिर वही डरावना सपना याद आता है। जब वह अपने बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी, तब उसका पति एडम युद्ध में था और घर पर एम्बुलेंस भी देर से पहुंची। टॉम ने भी बताया कि उसने एक सपना देखा था जिसमें वह उस पादरी को गोली मार देता है जिसने उसका शोषण किया था, और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। आखिर में बारी आई जोड़ी की। उसे भी अपने फांसी वाले दिन की याद आई। यानी यह तीनों जानते थे कि वे भविष्य में कैसे मरने वाले हैं, लेकिन अभी जिंदा थे। इसका मतलब था कि वे अपना अतीत बदल सकते हैं। इसी वजह से टॉम उन्हें तुरंत उसी जर्मन बंकर में ले गया। उसका मानना था कि यह सब हैंसमैन की मौत के बाद शुरू हुआ था, इसलिए सबसे पहले उसे बचाना जरूरी है। समांथा ने बताया कि उसके पिता की मौत 14 मई को पोलैंड में एयर स्ट्राइक में हुई थी, और आज 14 मई है और वे पोलैंड में ही खड़े हैं। यानी उनके पास मौका था इतिहास बदलने का। टॉम ने समझाया कि यदि हैंसमैन नहीं मरेगा तो समांथा की मां दूसरी शादी नहीं करेगी। इसका अर्थ होगा कि एडम घर पर रहेगा और समय पर समांथा को अस्पताल ले जा सकेगा ताकि उसकी मां की जान बच सके। यह सोचकर टॉम तुरंत हैंसमैन को ढूंढने चला गया, जो केबिन में रेडियो ठीक कर रहा था। जब समांथा ने उसे एयर स्ट्राइक की चेतावनी दी, तो वह उसकी बात मानने के बजाय भागने लगा। टॉम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक भयंकर गलती हो गई। हैंसमैन की चलाई गोली सीधा जोड़ी को जा लगी। वह भाग गया, लेकिन टॉम और समांथा घायल जोड़ी को केबिन में ले आए। अब टॉम बेहद घबरा चुका था। उसे एहसास था कि अगर जोड़ी मर गई तो वह, टॉम, कभी जन्म ही नहीं लेगा। वह बोला, मुझे उसे किसी तरह रोकना होगा, और फिर हैंसमैन के पीछे निकल पड़ा। उधर समांथा अपनी बेटी की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन यही कारण है कि शायद ईश्वर ने इंसान को अपने अतीत को बदलने की शक्ति कभी नहीं दी, क्योंकि वह प्रकृति की व्यवस्था से छेड़छाड़ शुरू कर देगा, और उसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। टॉम को हैंसमैन मिल तो जाता है, लेकिन वह बार बार उसके हाथ से फिसल जाता है। टॉम ने देखा कि वह चाहे जहां भागे, अंत में उसी केबिन के आसपास लौट आता है। आखिर दोनों आमने सामने आ ही गए। हैंसमैन ने कई गोलियां चलाईं, लेकिन एक भी टॉम को नहीं लगी, क्योंकि टॉम का अस्तित्व खत्म हो रहा था। जैसे जैसे जोड़ी की जान निकल रही थी, टॉम अपनी ही पहचान खोता जा रहा था। और फिर वह पूरी तरह गायब हो गया, क्योंकि जोड़ी मर चुकी थी। यह देखकर समांथा को अपने पिता पर बेहद गुस्सा आया। उन्होंने न सिर्फ अपने बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के जीवन को भी संकट में डाल दिया था। इतना सब होने के बाद अंततः हैंसमैन को उन बातों पर यकीन हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आसमान में रूसी विमानों की गूंज सुनाई देने लगी थी। दोनों भागने लगे, लेकिन बम गिरने शुरू हो चुके थे। समांथा घायल हो गई, पर उसके पिता उसे उठाकर बंकर में ले आए। धीरे धीरे समांथा का अस्तित्व भी मिटने लगा, क्योंकि हैंसमैन उस समय नहीं मरा था जब उसे मूल इतिहास में मरना था। यानी अब सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा था। लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदली थी, जो आगे पता चलती है। सीन फिर उसी वक्त में लौटता है जहां कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। जोड़ी अब उसी ग्रोसरी स्टोर में आती है, लेकिन एक अमीर और पढ़ी लिखी लड़की के रूप में। बाहर निकलते ही वह केविन को देखती है, जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वही कांड करने वाला था। लेकिन इस बार लड़की कोई और है। यानी जोड़ी और केविन कभी मिले ही नहीं, और इसका मतलब टॉम कभी पैदा ही नहीं हुआ। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि समांथा अब जिंदा थी, जैसा कि अगले सीन में दिखता है। वह अपने पिता की अस्थियों को सम्मान के साथ 1964 में विसर्जित कर रही होती है। सीन फिर उसी स्टोर में जाता है, जहां केविन की नई गर्लफ्रेंड अमेली सब कुछ लूट लेती है। लेकिन उसकी लालच यहीं खत्म नहीं होती। उसकी नजर कैशियर के पीछे रखे उस एक बॉक्स पर पड़ती है, जिसे वह खोलने को कहती है। कैशियर उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने अंदर झांका तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन वह नहीं मानती और उसके मुंह में गोली चल जाती है। इसके साथ ही कहानी खत्म हो जाती है। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।